गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चूँकि कोविड-19 को देखते हुए जो यूपी गवर्नमेंट ने है उसने सिलेबस में कुछ कटौती की है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें जो मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं जो इस नेशनलिज्म इन इंडिया में, ये है, पहला है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े इंडिया पे, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में पढ़ना है, और इसको लाया कौन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। फोर्थ जो है हमारा वो साल्ट मार्च, यानी नमक आंदोलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से सिविल डिसओबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट हमारा बचे है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सभी चीजों को एक साथ, यानी एकता, सामूहिक एकता में बांधने वाला एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि लोगों में कैसे सामूहिक एकता जगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के रीजन क्या थे और क्यों स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला। अब देखिए, कोई भी युद्ध होता है वो अपने साथ दो तरह की कंडीशन लेके आता है, यानी अगर कोई भी युद्ध होता है, यानी कोई वार होता है, तो दो तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। पहला इकोनॉमिक, दूसरा है पॉलिटिकल। इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी खराब हो जाती है वर्ल्ड वार में। और सेकेंड जो पॉलिटिकल सिचुएशन, इस टाइम ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लीडर उभर के सामने आते हैं जो इस चीज़ से बाहर निकालते हैं उस देश को। तो आइए देखते हैं पहला कि इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है। पहला जो उसका था, ये वार क्या किया, फर्स्ट वार क्रिएट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए, पहला जो इसका ये रीजन था, जो मतलब इसका जो प्रभाव पड़ा था भारत पे, इंडिया पे, वो क्या था, एक पॉलिटिकल सिचुएशन और एक इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट किया। इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई भारत की, और पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुसार जनवरी 1915 में एक ऐसा लीडर सामने उभर कर आया जो क्या हुआ, पूरे इंडिया को अपने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए इंडिया को आज़ाद कराना चाहता था। फ्रीडम, मतलब इंडिया को फ्रीडम करा, मतलब उसको रिलीज कराना चाहता था, किससे, अंग्रेजों के चुंगल से। देखिए, और दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ा, ये क्या किया कि इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। देखिए, कभी भी युद्ध होता है तो उसके साथ साथ क्या बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं। अब खर्चे किस तरह से बढ़ते हैं, पहला देखिए, इसमें होता है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी जो रक्षा सामग्री हमारी होती है उसमें हम अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। मान लीजिए युद्ध हुआ, हमने अपने आप को तुलना किया कि हम जिस देश से हमारा युद्ध हुआ है उसके अपेक्षा हम कितने मतलब लोअर है, कितने हाइयर है, उसके अनुसार हमारी जो एक्सपेंडिचर होते हैं डिफेंस में वो बढ़ जाते हैं। दूसरा कस्टम ड्यूटीज, इसके कारण क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ तो भारत के लोगों पे क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई। मतलब भारत के लोगों पे नहीं, मतलब भारत की सीमा शुल्क जो थी उसको बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जो भी बाहर से सामान आता था इंडिया में और यहाँ से जो सामान जाता था अदर कंट्रीज में, उस पर कस्टम ड्यूटी मतलब हायर ड्यूटी लगा दी गई। तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ तो उस समय, उसके पहले किसी ने भी इनकम टैक्स के बारे में नहीं सुना था, नहीं जानते थे। लेकिन जो ही एंड हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस समय इनकम टैक्स लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको बोलते हैं इनकम मतलब आय कर, जिसको इनकम टैक्स को हम बोलते हैं आयकर, जिसमें हमारी जितनी आय होती है उसका कुछ परसेंट हमको किसको, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये हमारे साथ क्या हुआ कि इनकम टैक्स लगा दिया गया। देखिए, 1915 के पहले 1900 जब ये वर्ल्ड वार एंड हुआ तो उसके पहले तक किसी ने कुछ भी नहीं देखा था कि मतलब इनकम टैक्स होता क्या है। लेकिन जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ तो इंडिया में लोगों को इनकम टैक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा है प्राइस डबलिंग बिटवीन 1930 टू 1918। देखिए, जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उस समय जितने भी सारे यंग थे लोग, उनको क्या किया गया कि जबरन भर्ती किया गया, किसमें, सेना में, जो लोग यंग थे। अब
बूढ़े और बच्चे तो खेती करेंगे नहीं, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो गुड्स का जो दाम होगा वो भी तो बढ़ेगा। तो उस समय क्या हुआ, 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो गुड्स की प्राइस थी वो क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। देखिए अभी बताया कि जब वर्ल्ड वार एंड हुआ तो जो डिफेंस में जो सैनिक की कमी थी उसको क्या किया गया, जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया गया। किसमें, फोर्स रिक्रूटमेंट के तहत, यानी जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया गया, सैनिक बनने के लिए मजबूर किया गया। और जब सैनिक बनने के लिए मजबूर किया गया तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स धीरे धीरे कम होता गया और शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, यानी भोजन की कमी हो गई। पांचवा है आपका इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। देखिए एक उस समय फ्लू नाम की महामारी बीमारी चली, जिससे क्या हुआ कि 120 से लेके 130 लाख लोग मारे गए। जब इतना सारा चीज हुआ, 120 से 130 लाख लोग जब मारे गए, तो इंडिया के लोगों में, भारत के लोगों में एक मन में आया कि हमें इन सब चीजों से, ये गवर्नमेंट जो है काफी खराब है, ये हमारी केयर नहीं कर पा रही। तो उनके मन में विद्रोह की भावना आई और वो लोग विद्रोह करने लगे। ठीक उसी समय एक ऐसा लीडर सामने उभर कर आया जिसने अपनी सत्याग्रह यानी सत्य की राह पर चलते हुए लोगों को आजादी, यानी उनको आजादी दिलाने का काम किया। और ये जो लीडर था वो कहां से लौट के आया था, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपना एक सत्याग्रह चलाया था, जो वहां की रंगभेदी यानी रेशियल गवर्नमेंट यानी रंगभेदी सरकार थी उनके विरुद्ध चलाया था। वहां पे जो रंगभेद का, व्हाइट ब्लैक के बीच में जो डिफरेंस थे उनको कम करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। सत्याग्रह की एक मीनिंग होती है सत्य के आग्रह पे, सत्य की राह पर चलते हुए हमें जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना, यानी सत्य के आग्रह पे सत्याग्रह। आपको सत्याग्रह जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, तो सत्याग्रह यानी सत्य प्लस आग्रह, यानी ये क्या है, सत्य के आग्रह पे, सत्य की मार्ग पर चलते हुए बुराइयों से लड़ते हुए उसको खत्म करना इसका मेन उद्देश्य था। और जो नेता थे उनका नाम था महात्मा गांधी। देखिए जब महात्मा गांधी इंडिया में लौटे तो उस समय इंडिया की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही खराब थी। लोग भूखे मर रहे थे, उसी समय महामारी चली। तो लोग क्या हुआ, बहुत सारे लोग, तो उनके मन में बहुत ही दुख भरा था। उन्होंने सोचा कि हमें अपने, जब हम दूसरे देश को आजाद करा सकते हैं तो अपने देश को भी आजाद करा सकते हैं। उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट किया। वो सबसे पहले जो उनका पहला सत्याग्रह था वो 1916 में चंपारण बिहार में। वहां पे क्या था कि जो किसान थे उनको जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए, नील क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेज फोर्स करते थे, यानी उनके ऊपर दबाव डाला जाता है किसानों के ऊपर कि आप सिर्फ नील की खेती करेंगे। नील की खेती करने से क्या होता था कि वहां की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो धीरे धीरे बंजर होती थी और ये मतलब उनसे उतनी आमदनी होती भी नहीं थी। तो वहां के लोग चाहते थे कि हम क्रॉप्स को प्रोडक्शन करें ताकि हमें खाने के लिए अच्छी चीजें मिले। और इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना जो सत्याग्रह स्टार्ट किया वो 1916 में चंपारण बिहार में किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा सत्याग्रह किया 1917 में खेड़ा गुजरात। वहां पे जो रिवेन्यू यानी जो कर थे वो वहां के किसान चुका नहीं पाते थे और वहां की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उनसे जबरदस्ती कर वसूल रही थी। तो महात्मा गांधी ने उस चीज को समझा और वो खेड़ा में 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए और गुजरात में वहां पे उन्होंने सत्याग्रह का यूज किया अपने और वहां के लोगों को इस चीज से मुक्ति दिलाई। तीसरा उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया 1918 में गुजरात में ही कॉटन मिल, जो वहां पे सूती फैक्ट्री थी, वहां पे लोगों को सही से वेतन नहीं मिलते थे, पूरी तरह से वेतन नहीं मिलते थे। तो वहां के मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया। अगला जो हमारा पॉइंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए असहयोग, अगला जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग यानी किसी असहयोग को अगर अलग करेंगे तो आप अलग हो जाएगा, सहयोग अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप बिना किसी की सहायता करें, मतलब
जो उनका मानना था, महात्मा गांधी का सोच ये थी कि इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है वो यहाँ के इंडियन लोगों के यानी भारतवासी जो हैं उनकी सहयोग से कर रही है। अगर वही भारतवासी अपने सहयोग वापस ले ले, यानी अपने जो उनका जो कोऑपरेशन है वो विड्रॉल कर ले, तो उससे क्या होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट आने वाले 5 साल 10 साल में धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने इसके लिए सबसे पहले 2 नेता थे, शौकत अली खान और महात्मा गांधी ने। ये लोग क्या किए, दोनों लोग पूरे देश में घूम घूम के 1920 में पूरे देश में घूम घूम के इस आंदोलन के लिए सहयोग जुटाने लगे और सहयोग जुटाने लगे। इस आंदोलन के पक्ष में जो कांग्रेस थी वो उसके 2 मत थे। कई सारे लोग डर रहे थे कि ये अगर आंदोलन फेल हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, अगर सक्सेस हो गया तो भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि सब कोई अपने आप को उस समय सुपीरियर शो करना चाहता है। जितने भी सारे लीडर थे वो अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, शौकत अली खान, महात्मा गांधी ने 1920 में पूरे इंडिया में घूम घूम के अपने लिए जन समर्थन जुटा रहे थे इस आंदोलन के लिए। तो बहुत सारी खींचातान चलने के बाद दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में जो हुआ उसमें इस आंदोलन को मंजूरी मिल गई, यानी इसको मंजूरी दे दिया गया कि आप इस आंदोलन को कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों के बीच में ये कहा कि आप जो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप सरकार से अपना सहयोग वापस लेंगे। सबसे पहले जो शहर में लोग हैं, जो लोग वकालत करते हैं, वो अपनी वकालत धीरे धीरे छोड़ देंगे, मतलब ब्रिटिश के अंडर में वो वकालत नहीं करेंगे। दूसरा ये था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो भी ब्रिटिश स्कूल में जाते हैं या ब्रिटिश को पढ़ाते हैं वो उस स्कूल या कॉलेज का परित्याग कर देंगे, यानी उसको भी छोड़ देंगे। और तीसरा जो स्टेप था कि किसान जो लगान चुकाते हैं वो उस लगान को चुकाना बंद कर देंगे। देखिए, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने तरीके से लिया। कुछ लोगों ने इसको हिंसा के तौर पे देखा, कुछ लोगों ने इसको अहिंसा के तौर पे देखा। देखिए, अगर इस असहयोग आंदोलन जो था इसके कई सारे बेनिफिट भी थे और इसके कई सारे डिमेरिट थे। हम एक इसका समरी करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे हैं, अगर हम पढ़ना छोड़ देंगे, अगर उसकी जगह पे हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा कि हम कहाँ जाके पढ़ें, या कोई विद्यालय अगर ब्रिटिश के अलावा कोई और विद्यालय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाके पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। लोगों ने ये सोचा, जो वकील थे वो क्या सोचे कि अगर हम वकालत छोड़ देते हैं, तो उन्होंने छोड़ तो दिया लेकिन उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि वो पैसे कहाँ से लाएंगे, अपने परिवार का खर्चा कहाँ से चलाएंगे। तो ये सारे उनके लिए भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। जो टीचर थे पढ़ाने वाले, उनके सामने भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। साथ ही साथ जो किसान थे उनके सामने भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि अगर खेती करना छोड़ देते हैं तो कहाँ से अपने आप को, मतलब अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार की जीविका चलाएंगे। और साथ ही साथ गांधी जी ने इस बात पे बल दिया कि जितने भी इंडियन प्रोडक्ट हैं उनका हमें यूज करना है। किसका? इंडियन प्रोडक्ट का, विदेशी सामान का हमें यूज नहीं करना है। तो देखिए, उस समय इंडियन जो प्रोडक्ट होते थे वो काफी महंगे होते थे। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते, खादी वस्त्र। जो खादी वस्त्र इन्होंने, गांधी जी ने अपना मतलब हाथ से वस्त्र बनाते थे तो उसको हम लोग खादी बोलते थे। तो खादी वस्त्र हाथ से बनने में काफी टाइम लगता था, काफी महंगा पड़ता था, जबकि जो मिल में कपड़े बन के तैयार होके आते थे वो काफी सस्ते होते थे और काफी बढ़िया होते थे। तो ये क्या होता था कि मतलब सस्ते थे, और उस समय की जो इंडियन पीपुल थे उनके पास इतने तो पैसे थे नहीं कि वो उतने महंगे कपड़े खरीद सके। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने बहिष्कार किया, लेकिन धीरे धीरे फिर उसी राह पे वापस आ गए। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट स्कूल जाना छोड़ दिए, उसके बाद से जितने भी वकील थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, लोगों ने अपने हाथ से कपड़े उत्पादन करना शुरू कर दिया। उस टाइम साल 2 साल तक तो जितने भी इंडियन प्रोडक्ट थे उनकी बिक्री, मतलब जो सेलिंग थी वो काफी बढ़ गई, और जो ब्रिटिश की सेलिंग थी 120 लाख से घटकर सीधे 57 लाख पे आ गई। कितने? 57 लाख पे, यानी आधे से भी कम पे आ गई। तो देखिए,
अब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे लोग उस चीज को बहिष्कार करने लगे तो आगे उनके सामने समस्या उत्पन्न हुई कि हम कैसे अपने आप आजीविका चलाएंगे, हम इतने महंगे कपड़े कैसे पहनेंगे। तो फिर धीरे धीरे ये आंदोलन ठप पड़ने लगा और क्या हुआ, एक ऐसा समय आया जब लोग फिर वापस वकालत करने लौटने लगे और जो स्टूडेंट थे वापस स्कूल लौटने लगे और फिर जो किसान थे वो अपनी खेती करने लगे, रेवेन्यू चुकाने लगे। देखिए उसी समय क्या हुआ, 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसका जो मेन पंजाब में था उसमें बैसाखी का पर्व था और वहां के जो लोग थे उनको ये नहीं पता था कि इस एरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और वो लोग बैसाखी पर्व मनाने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। उसी समय जो ब्रिटिश जनरल था, जनरल डायर, वो पहुंच गया, उसने उस बाग को चारों ओर से घेर लिया, बिना किसी चेतावनी दिए वहां पे जो लोग थे उनको गोलियों से भुनवा दिया और बहुत सारे लोग उसमें मैक्सिमम 90% लोग मारे गए थे। और साथ ही साथ जब इस बात का पता इंडिया में फैला तो लोग हर जगह आक्रोशित होने लगे, यानी हिंसा पे उतर आए। लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश जो दफ्तर थे, ऑफिस थे, उनको जलाना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम एक ऐसी घटना घटी जो क्या हुआ कि गांधी जी को मजबूर कर दिया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस ले लिया जाए। क्या था वो, जो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में चौरी चौरा के लोगों ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन जो चौरी चौरा में था उसमें जो सैनिक जो पुलिस वाले थे उनको उस स्टेशन में बंद करके पूरे स्टेशन को आग लगा दिया। गांधी जी ने इसको देखा कि यह आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा है तो उन्होंने उस आंदोलन को उसी समय विड्रॉ कर दिया, यानी वापस ले लिया। जब हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ यानी असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो गांधी जी ने एक सोचा कि हमें एक ऐसा कोई पॉइंट मिले जिसमें सारे जो भी अमीर हैं, गरीब हैं या पिछड़े तबके के लोग हैं उनको एकजुट पे लाया जा सके, यानी एक ऐसा कारण ढूंढना चाह रहे थे जिससे सभी लोग एक साथ आए। तो उस समय गांधी जी को नमक एक कारण मिला जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट कर लगाती है। नमक एक ऐसी चीज है जो सभी घरों में यूज होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, यानी कोई भी हायर क्लास फैमिली हो, लोअर क्लास फैमिली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के घरों में नमक यूज किया जाता है। तो गांधी जी ने नमक को अपना हथियार बनाया। उन्होंने उस समय इरविन की सरकार थी तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगे थी उनकी। उन्होंने कहा कि अगर 11 मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो 11 मार्च को वो नमक यात्रा शुरू करेंगे। नमक यात्रा जो शुरू होती है वो साबरमती से स्टार्ट होनी थी और दांडी तक जाके खत्म होनी थी, जिसकी दूरी कितनी थी 240 किलोमीटर। तो जो इरविन थे उन्होंने उस मांग को नहीं माना तो गांधी जी ने 11 मार्च 1930 से साबरमती से उन्होंने अपनी नमक यात्रा शुरू की और वो अपने साथ 78 वॉलंटियर, विश्वस्त वॉलंटियर, सिर्फ 78 विश्वस्त वॉलंटियर जो उनके साथ जो लोग रहते थे उनको लेके उन्होंने यात्रा शुरू किया। वो पर डे 10 मील की दूरी तय करते थे और वो 240 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 24 दिनों में कंप्लीट किया। और वो जब वो दांडी पहुंचे 6 मार्च 1930 को तो वहां उन्होंने पहुंच के जो वहां के नमक, वहां पे पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। तो ये पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का कारण। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो इसके बाद से ये कई सारे रूप में, बहुत सारे रूप में ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगा। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। अब इस आंदोलन को व्यापक रूप पे कैसे मिला, जैसे गांव में शराब दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। सारे गांव में जो शराब की दुकानें थे उनकी पिकेटिंग यानी उनको बंद किया जाने लगा। जो उस समय के मतलब जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार करने लगी। जब गवर्नमेंट देखी कि ये
आंदोलन व्यापक तौर पे फैल रहा है, तो उन्होंने इसको गिरफ्तार करने लगी कांग्रेसी लीडर को, और जो लोग थे उन्होंने विदेशी सामान का फिर से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। इससे जो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी काफी डर गई और उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। क्योंकि ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, इसमें हिंसा का कोई वो नहीं था। साथ ही साथ उस समय पंजाब के एक शहर में एक लाला लाजपत राय एक विद्रोह कर रहे थे। उस समय सैंडर्स नाम के एक जो इंस्पेक्टर था, उन्होंने उनके ऊपर लाठी मारकर, और देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि लोग डर भी रहे थे कि अगर पिछली बार की तरह जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस हमारा जो मूवमेंट था, सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, उसकी तरह भी बंद न कर दिया। लेकिन किसान इसमें काफी हद तक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। वो लोग जैसे उनकी जो फसल थी उस साल खराब हुई थी, और चूंकि गवर्नमेंट थी वो उनसे लगान लेना चाहती थी, तो लगान चुकाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। जो उद्योगपति थे उन्होंने इस आंदोलन के टाइम अब बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी या संपत्ति थी वो डबल हो गई। इस मूवमेंट के दौरान, यानी ये जो मूवमेंट चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस मूवमेंट के दौरान उनकी प्रॉपर्टी डबल हो गई। और चूंकि किसान ये थे कि किसान को जब पता चला कि इनका जो मूवमेंट है बिना लगान कमी किए ही मूवमेंट को गांधी जी वापस कर लिए, विड्रॉ कर लिए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी बार जब इस आंदोलन को शुरू किया गया तो उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। और इसमें जो पिछड़े वर्ग थे वो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ सवर्णों का आंदोलन है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और उस समय BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दलित एसोसिएशन नाम की संस्था बनाई, और वो दलित की मांगों को लेके अपने पक्ष रखते थे। और साथ ही साथ इसी टाइम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भी मुस्लिम हक के लिए आवाज उठाया और अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगे। देखिए मुस्लिम राज्य की मांग बहुत पहले से ही उठती थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, जिसमें शौकत आगा खान और शौकत अली खान, ये दो लोगों ने आगा खान सलीमुल्लाह खान दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। और उस समय से ये लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करते थे, यानी मुस्लिम राज्य की मांग करते थे। उन्होंने उसी टाइम मांग किया था हमें पाकिस्तान नाम का एक अलग देश राष्ट्र चाहिए। तो गांधी जी ने इस मांग को ठुकराया था। उसके बाद से उन्होंने अपने लिए अलग से प्रदर्शन करते थे। जो मुस्लिम थे वो अपनी अलग पार्टी बना के मांग कर रहे थे, जो दलित थे वो अपनी अलग पार्टी बना के मांग कर रहे थे, मजदूरों की मांग अलग थी, कॉटन मिल के जो मालिक थे वो उनकी मांग अलग थी। अब देखिए जब जो मजदूर थे उनकी सैलरी उस टाइम पे नहीं की जाती थी इस आंदोलन के थ्रू, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस आंदोलन से जो मजदूर थे वो भी धीरे धीरे दूर होते चले गए। और एक समय ऐसा है कि जब जो जितने भी सारे मजदूर थे वो इस आंदोलन को बाइकाट करने लगे, तो इस आंदोलन को फिर गांधी जी ने अब वापस ले लिया। अब देखिए जब वापस लिया तो इसमें गांधी जी का जो इरविन ने उस समय क्या किया कि उन्होंने उनकी मांगों को मानने के लिए, गांधी जी की जो मांगे थी उनको मानने के लिए कहा कि हम आप लोग के साथ एक सम्मेलन करना चाहते हैं, गोलमेज सम्मेलन। तो उसमें कई सारे नेताओं ने भाग लिया, कांग्रेस ने भी भाग लिया, गांधी जी ने भी भाग लिया, भीमराव अम्बेडकर ने भी भाग लिया। ये लोग अपनी अपनी मांग रखते थे। तो पहली मांग जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने उस सम्मेलन को पहले जो सम्मेलन को छोड़ दिया, क्योंकि वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर की अलग मतलब उनकी मांग थी कि दलित लोगों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी मांग मानी तो गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लेने से मना ही कर दिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने पहुंचे और उसमें जो उनकी मांगी थी उसकी भी नहीं माना गया, तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन था वो पूरी तरह से रद्द हो गया।
साथ ही साथ इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इकलौते अगर कोई व्यक्ति थे तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जो हमारा अगला पॉइंट है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सामूहिक अपनेपन की भावना, यानी लोगों के मन में सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने के लिए गांधी जी ने बहुत शुरू से ही प्रयास किया। जैसे अछूतों को वो हरिजन के नाम से जानने लगे। जो अछूत थे, जो पहले लोग जिनको अछूत कहते थे, गांधी जी ने उनको हरिजन, यानी हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है उनके सेवक, यानी भगवान के लोग, जो भगवान के सेवक या भगवान के लोग होते हैं उनको हरिजन कहा जाता है। तो गांधी ने उनको हरिजन के नाम से संबोधित करना शुरू किया। और साथ ही साथ जो मिस्तर का काम था, यानी जो अपनी घर की साफ सफाई, लैट्रिन की साफ सफाई जो करना था, गांधी ने खुद अपने हाथों से साफ करना शुरू कर दिया। इससे क्या है कि लोगों के मन में ये सामूहिक अपनेपन की भावना जगाना चाहते थे, ताकि लोगों में जब एकता आएगी तो हमें आज़ादी जल्दी से मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों उन्होंने ऐसा किया। सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने के लिए भारत माता की अलग अलग तरीके से छवि बनाई गई, जिसमें कई सारी छवि ऐसी थी कि वो दलित को उसमें एक फिगर में ऐसा था कि जो भारत माता बनी है उसमें ये दिखाया गया कि वो दलित को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके सन्यासी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कई सारे धर्मों को एक साथ लेके चल रही हैं। तो ये कई सारे लोग मतलब अपने अपने हिसाब से भारत माता का चित्र बनाया और उन्होंने सामूहिक एकता का, यानी सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाने का प्रयास किया। इसमें गांधी जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, लाला लाजपत राय थे और आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ये लोग क्या किए कि अपने अपने तरीके से लोगों में सामूहिक एकता का भावना को जागृत करने के लिए कई सारे काम किए और साथ ही साथ इन सब चीजों को रिप्रेजेंट किया। आज के जो हमारा क्लास था नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें देखिए हमें आपसे दो चीज पूछनी है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह के पहले जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने वहां पे जो रेशियल मूवमेंट स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया था, इसके बारे में आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ हमें रॉलेट एक्ट के बारे में हमें बताइए कि रॉलेट एक्ट कब स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या रीजन थे और कब खत्म हुआ। ये आप लोग का होमवर्क है दोनों, कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में रेशियल जो मूवमेंट था वो कब स्टार्ट किए थे और ये रॉलेट एक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, इसके क्या रीजन थे। आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इस चीज को लिख कर भेज सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।